धन्यवाद सभी को। आज हमारा ये हिंदी सेशन है IFPH का, जो कि 7 बजे से 8 बजे तक चलेगा। और इसमें आज हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर प्रलय शर्मा सर, जो कि NIH के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं। और सर वहाँ के हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। और करेंटली वहाँ पे मोर देन 3,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स का ट्रीटमेंट एक दिन में देखा जा रहा है। सर ने काफी सारे नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में काफी सारे लेक्चर्स भी दिए हैं। और सर के अंडर में बहुत सारे UG और PG स्टूडेंट्स अपना हॉस्पिटल ड्यूटी कंप्लीट कर रहे हैं। आज का सर का टॉपिक है क्रॉनिक रीनल फेलियर में होम्योपैथी की प्रभावकारिता। तो मैं सर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज का अपना सेशन शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंकिता। हमें बहुत खुशी है कि दोबारा इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी का प्लेटफॉर्म मिला। आज का जो आलोच्य विषय है वो है क्रॉनिक रेनल फेलियर। हमें हमारा आलोचना शुरू करने के पहले हम धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर सहानी को, जिन्होंने हमको ये मौका दिया। और सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अभी ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, और उनको भी जो बाद में जो रिकॉर्डेड वर्जन को आप लोग जो लोग देखिएगा, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का विषय है क्रॉनिक रेनल फेलियर। और ये विषय में चर्चा करने के पहले हमने जो मुद्दा लाना है वो है काफ़ी सारा पेशेंट, काफ़ी सारा मरीज हमारा पास आता है। जो आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आता है जो वो है स्टेज 3 में आता है, जो कि जिसका यूरिया क्रिएटिन बढ़ा हुआ रहता है, जिसको कुछ सूजन है, जिसका कुछ पेडल इडिमा है या मुख फुला हुआ है, फाफीनेस ऑफ फेस है, और किडनी को जो यूरिया क्रिएटिन बढ़ गया, इससे उनको पता चलता है कि हमारा किडनी डिजीज है, इसलिए हमारा हॉस्पिटल में आता है। हमारा जो बोलना है, जो मुद्दा उठाना है, ये जो स्टेज है, ये स्टेज 3 से हमारा पास ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हमारा पास आता है, जबकि पेशेंट का पता चलता है कि उनका किडनी का कुछ बीमार हो चुका है। लेकिन ये स्टेज 3 में आने का पहले 2 स्टेज आगे रहता है, वो स्टेज 1 एंड स्टेज 2, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो हम अगर हमारा आलोचना शुरू करेंगे स्टेज 1 से, फिर स्टेज 2 में, फिर स्टेज 3 में, स्टेज 4 में, देन स्टेज 5 में, तो लगता है हमारा ये क्रॉनिक रेनल फेलियर के बारे में समझने में हमारा बहुत सुविधा होगा। हमारा जो किडनी का ट्रीटमेंट चलता है, ट्रीटमेंट जो टारगेट है, जो गोल है हमारा, वो है जो स्टेज 1 किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज से हमारा चालू करना है। अभी क्रॉनिक किडनी डिजीज इनको ही बोलता है जो किडनी डिजीज 3 महीना का ज़्यादा हो गया है। इसका उल्टा तरफ में एक किडनी डिजीज है, उसको हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, जो 3 महीना का अंदर फिर किडनी आगे जैसा हो जाता है। उसका बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम करेंगे जिसका किडनी डिजीज 3 महीना का ज़्यादा है, मीन्स वो क्रॉनिक हो चुका है। अब स्टेज 1 किडनी डिजीज को हम रेनल फेलियर का तरह डिमार्केशन नहीं करेंगे, लेकिन ये बात जरूर जरूर मानना है कि स्टेज क्रॉनिक रेनल फेलियर होने के लिए स्टेज 1 एंड स्टेज 2 खास करके पार करके आना है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 को हम समझेंगे, उसका बाद स्टेज 3 इसका ऑनवर्ड्स जो क्रॉनिक रेनल फेलियर है उसको समझने में हमारा बहुत बहुत सुविधा होगा। अभी ये स्टेज 1 क्रॉनिक किडनी डिजीज है क्या? ये किडनी डिजीज वही वाला है जो जिसको यूरिन में कभी दिखा दिया कि प्रोटीन आ रहा है, इसे प्रोटीन यूरिया भी ऑल्सो हम लोग एल्बुमिनुरिया भी बोलते हैं। तो जिसका बहुत दिन का डायबिटीज है, बहुत दिन का हाइपरटेंशन है, उनको
प्रोटीन आना चालू हो गया। अभी वो मरीज का पता ही नहीं है जो उनको किडनी ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है। कैसा पता चला? एक दिन उनको यूरिन कराया और प्रोटीन का ट्रेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन को दिखाई दिया, प्रोटीन यूरिन रिपोर्ट में दिखाई दिया। तो उनको पता चला, डॉक्टर को पता चला कि इनको स्टेज 1 किडनी डिजीज हो चुका है। प्रोटीन आना चालू हुआ, ये स्टेज 1 क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज और हाइपरटेंशन का कारण से होता है। कुछ कुछ आदमी है जिसको हिमाचूरिया हो रहा है, जिसको यूरिन में आरबीसी आ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है। तो एक बार आया, 2 बार आया, 5 बार आया, तो आता ही रहा। तो ये जो रिकरेंट हिमाचूरिया किसी को है, तो हम उनको मरीज को क्या बोलते हैं, आप एक सोनोग्राफी करके लाओ, जो किडनी का एक सोनोग्राफी करना है। तो सोनोग्राफी किया, उनको दिखाई दिया किडनी में सिस्ट है। अभी सिस्ट सिंपल सिस्ट भी हो सकता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हानिकारी नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ सिस्ट है जो मल्टीपल इन नंबर होता है। हम लोग उनको बोलते हैं जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। तो किसी का अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट क्रॉनिक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, तो उनको उनको बार बार किडनी में इन्फेक्शन होगा, उनको बार बार हिमाचूरिया होगा। तो ये कोई पेशेंट का अगर ऐसा हिमाचूरिया हो रहा है, सोनोग्राफी में मिला है कि इनको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, तो ये भी सीकेडी स्टेज 1 में आएगा। पेशेंट को पता नहीं है उनको किडनी डिजीज हो चुका है। पेशेंट का ऐसा भी हो सकता है जो प्रोटीन नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है यूरिया क्रिएटिन बढ़ा ही नहीं है। काफी सारा कारण हो सकता है स्टेज 1 क्रॉनिक किडनी डिजीज का। हम दवा के बारे में बात भी करेंगे। अगर हम ऐसा काम करते हैं कि डिजीज कंडीशन का साथ साथ अगर कुछ होम्योपैथी दवा के बारे में बताते जाए, तो मेरा लगता है ये ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक हो। जैसा कि किसी का बहुत दिन का डायबिटीज है, इसे कोमॉर्बिडिटी, तो बहुत दिन से डायबिटीज है, उनको किडनी में प्रोटीन आना चालू हो गया। तो हमारा पास टेस्टिंग करके दवा मिला तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिला तो हम जो दवा में जा सकता है वो है रस एरोमेटा। रस एरोमेटा इन लोअर पोटेंसी, इन 6 और 30 पोटेंसी, जिसको यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, डायबिटीज का पेशेंट का बहुत दिन का डायबिटीज है, ट्रीटेड और अनट्रीटेड, बट उनको यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो हमारा ये रस एरोमेटिका कैन बी ये दवा आपका चॉइस ऑफ ड्रग हो सकता है। जैसा और एक दवा है जो हाइपरटेंशन का कारण से पेशेंट का अगर प्रोटीन आ रहा है, एल्बुमिन आ रहा है इन यूरिन, तो ये दवा है बिस्कम एल्बम। हमारा टेस्टिंग करके, कॉन्स्टिट्यूशन करके, हमारा होलिस्टिक अप्रोच लेके, रेपर्टरी करके अगर दवा आया, तो आप जाइए उनका साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कंफ्यूज्ड है, आपका ज़्यादा भरोसा नहीं हुआ टेस्टिंग करने का बाद, तो आपका कुछ स्पेसिफिक रेमेडी का भी आपका ध्यान में रखना चाहिए। और वो दवा है विस्कम एल्बम। जो पेशेंट बहुत दिन का हाइपरटेंशन है, तो उनका उनका अगर प्रोटीन आ रहा है, स्टेज 1 किडनी डिजीज का हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये बातचीत में हम ये बात बताया कि उसी बात पेशेंट का प्रोटीन प्रोटीन यूरिया छोड़ के भी अगर किसी का हिमाचूरिया हो रहा है, तो उनको भी इलाज होना चाहिए। अभी हिमाचूरिया का इलाज कैसा होगा ना, हम लोग जानते हैं कोई पेशेंट का अगर हिमाचूरिया हुआ, हमारा दिमाग में पहला बार जो दवा आता है वो है एपिस मेलिफिका। तो एपिस मेलिफिका सबको जानते हैं, कोई सिम्टम हो रहेगा तो हिमाचूरिया हम सेफली दे सकता है। वो है आपका हिमाचूरिया हुआ, साथ में स्कैंटी यूरिन हुआ, पेशेंट का जलन रहा, बर्निंग यूरिनेशन हो रहा है, यूटीआई का कुछ कुछ सिम्टम उनको मुंह में दिखा दिया, लेकिन उसको जो मेन सिम्टम है वो है बार बार हिमाचूरिया होना। तो एपिसमेल का बारे में तो सिम्टम तो आप लोग काफ़ी जानते हैं, लेकिन एपिसमेल मेलिफिका भी आपका ये हिमाचूरिया में जो कि कारण जिसका है, जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है,
उनमें हम यूज करने से ये हिमाचूरिया बंद हो जाएगा। एक बात जरूर ध्यान रखना है, जो किडनी में जब सिस्ट हुआ है तो वो सिस्ट कभी कभी रप्चर हो जाता है। वो रप्चर होने का कारण से वहाँ से वहाँ से ब्लड निकालता है, और वो ब्लड यूरिनरी पैसेज से हमारा यूरिन का साथ निकालता है। 3-4 दिन होने का बाद जब थोड़ा थोड़ा निकला, पहला पहला ज़्यादा निकला, आहिस्ता आहिस्ता वो हिमाचूरिया, वो रेडनेस कम होते गया। 2-3 दिन बाद ये हिमाचूरिया और नहीं है। ये बिना दवा की भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो कोशिश जारी रहेगा। जो पेशेंट का ऐसा हिमाचूरिया हुआ तो उनको हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी का दार से। अल्ट्रासोनोग्राफी में अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आया तो हम उसको अकॉर्डिंगली उनको ट्रीटमेंट करना है। ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का सिस्ट का साइज आगे ना बढ़े और बड़ा ना हो, पॉलीसिस्टिक किडनी का कारण से बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ना हो, पॉलीसिस्टिक किडनी का कारण से हाइपरटेंशन ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। आप सबको पता है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जिसका है उनको हाइपरटेंशन होने का चांस सबसे ज़्यादा है। तो हमारा कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं है, उसका हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन उसका पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, उसका ब्लड प्रेशर हर बार जितना बार पेशेंट हमारा पास आएगा, वेरी केयरफुली उसको बहुत निष्ठा का साथ हमको ब्लड प्रेशर को देखना है, और ये देखना है जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, दिन का दिन बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है, आप ट्रीटमेंट कर रहा है क्रॉनिक किडनी डिजीज का, जिसमें हम प्रिवेंट करेंगे हाइपरटेंशन का, तो उस टाइम पे अगर हाइपरटेंशन का हमको कंट्रोल करना है तो हम लोग हाइपरटेंशन का जो दवा है, जो हमारा पैन कंट्री चलता है, वो है राउल्फिया इंडिका, राउल्फिया सरपेंटिना। ये राउल्फिया खाने से राउल्फिया लेने से हाइपरटेंशन कम होता है, ये सबका पता है। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है जानने का कि राउल्फिया हम देते हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे पेशेंट का साइन सिम्टम ऑरम मेटालिकम जैसा मिलता है, इसलिए हम राउल्फिया को इंडियन ऑरम मेटालिकम भी बोलते हैं। तो खास करके मेंटल स्पेयर का जितना सिम्टमोलॉजी है ऑरम मेटालिकम का, वो राउल्फिया में भी दिखाई देता है। अगर ये मिल गया तो बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन या स्टेज 1 हाइपरटेंशन को आप अच्छा करके कंट्रोल कर सकता है, अलोंग विद द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये बात बहुत जरूरी है बोलना, जो जब हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं उस टाइम पे राउल्फिया का बारे में जो जानकारी होना चाहिए वो है, राउल्फिया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अच्छा तरह से कंट्रोल करता है। अगर डायस्टोलिक ज़्यादा है तो अगर मदर टिंचर में देने को चाहता है आप, अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अगर मदर टिंचर में देना चाहता है सिस्टोलिक के लिए आप राउल्फिया में चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से जरूर इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। अगर डायस्टोलिक को कम करना चाहते हैं तो आपका पास और एक ऑप्शन है, जो है कन्वेलिरिया मेजलिस इन टिंचर। कन्वेलिरिया देने से डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है। ये दो तरह का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से, दो दवा से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से किडनी का ऊपर असर कम होते जाएगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का बहुत सारा दवा है जो कि स्टेज 1 किडनी डिजीज में हम यूज करता है। आपका ये मन के खुशी होगा कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए खाली स्पेसिफिक ब्लड प्रेशर का दवा देने से काम नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है जो मरीज का नींद नहीं आता है, जिसको नींद में परेशानी है, उसको सोने से नींद नहीं आता है, जगा रहता है, उनको ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। तो नींद को अगर ला सकता है, हम अच्छा नींद दे सकता है, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। इस बारे में ब्लड प्रेशर कंट्रोल का ये भी एक उपाय है, जिसमें पासिफ्लोरा मदर टिंचर और कोई कोई क्षेत्र में पीसीडिया मदर टिंचर भी आप इस्तेमाल कर सकता है। इसमें से टेंशन कम होगा, एंजाइटी कम होगा। कभी कभी हम लोग कैलिफोस भी यूज करता है, जिसमें से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। और एक तरीका है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का, वो है ये सीकेडी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें से बहुत मेजर फैक्टर है ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल में रखना ही है।
ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा, इसको सीकेडी स्टेज 1 से स्टेज 2 में चला जाएगा। तो सीकेडी स्टेज 1 को कंट्रोल में रखने के लिए ब्लड प्रेशर को हमको कंट्रोल में ही रखना है। और एक तरीका है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, वो है कभी कभी हमारा लगता है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए अगर कोई डायूरेटिक यूज कर पाता है तो इसका ब्लड प्रेशर कम होगा। तो कैसा है वो, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा है और हमारा पेशेंट का थोड़ा इडिमेटस है, पेडल इडिमा है, थोड़ा डिस्निया सांस का तकलीफ हो रहा है ऑन एग्जर्शन, कुछ चलते फिरते एग्जर्शन में उसका डिस्निया हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो हमारा लगता है कि उस पेशेंट का कुछ ऐसा दवा दिया जाए कि उसका डायूरेटिक एक्शन हो जिसमें से यूरिन आउटफ्लो थोड़ा ज़्यादा हो। इस बारे में अगर कोई दवा का नाम करना है हमको इन स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो वो है एडोनिज़वार। एडोनिज़वार टिंचर हम देंगे तो उसका यूरिन आउटफ्लो ज़्यादा होगा और ब्लड प्रेशर उसको कम होते जाएगा। सिमिलर ऐसा ही और एक दवा है जो दवा में खाने का बाद वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होता है डायूरेटिक एक्शन के लिए, वो है बैरविया डिफ्यूज़ा। बैरविया डिफ्यूज़ा जिसका खाने का बाद इनको इडिमा कम होता है, इनको ब्लड प्रेशर कम होता है, यूरिन आउटपुट थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन बैरविया डिफ्यूज़ा देने के टाइम पे हमें याद रखना है जो पेशेंट का बॉडी एक रहना चाहिए, सारा बॉडी में एक बहुत बहुत सूजन होना चाहिए, पेन होना चाहिए उनका बैरविया डिफ्यूज़ा देने का टाइम पे। काफ़ी सारा वे आउट है जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिजिशियन लोग नहीं मानते हैं कि ब्लड प्रेशर होम्योपैथी से कैसा कंट्रोल होगा, लेकिन ये खास करके स्टेज 1 हाइपरटेंशन जहाँ पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे काफ़ी सारा दवा, होम्योपैथी दवा अच्छे से अच्छा काम करता है, उस बारे में कुछ दवा का बारे में हम बात किया। इसलिए बात किया कि क्रॉनिक किडनी फेलियर को, क्रॉनिक रेनल फेलियर को अगर रुकना है तो स्टेज 1 में रुकना है। हमारा स्टेज 3 में जाके ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कुछ करने का मौका ज़्यादा नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग करने का कोशिश करता है। तो स्टेज 1 किडनी डिजीज़ में जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखना है, वैसा ही आपका डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में रहना है। अभी डायबिटीज़ का बारे में भी क्वेश्चन है, जे होम्योपैथी करने से ये डायबिटीज़ आपका कंट्रोल में रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कन्फ्यूजन है, सबका मन में भी है, लेकिन हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए अलोंग विथ आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का साथ साथ अगर आप कुछ दवा कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आपको मिल गया तो अच्छा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिला, आपका मन में जो दवा होना चाहिए ऐसा नहीं हुआ डायबिटीज़ के लिए, आपका सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो हम दिया इससे इनको डायबिटीज़ कम होगा कि नहीं होगा, माने इसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आप ठीक से चुन नहीं पाया, तो ऐसा अगर हालत होगा तो हमारा पास काफ़ी सारा स्पेसिफिक रेमेडी है जिससे आप डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकता है। हमारा एक टेंडेंसी है जो किसी को डायबिटीज़ हुआ, माने जिसी का ब्लड शुगर थोड़ा ज़्यादा हुआ या HbA1c लेवल थोड़ा हायर हुआ, तो हमारा पास एक मुद्दा उठता है जो चलो इनको सिजेशियम जम्बुलेटम से चालू करता है। करना कोई गलती नहीं है, सिजेशियम जम्बुलेटम से ब्लड शुगर लेवल कम होता है, लेकिन हमारा जो बोलना है सिजेशियम जम्बुलेटम तब हम देता है जब डायबिटीज़ का साथ स्किन डिजीज़ का, सारा स्किन डिजीज़ का इतिहास है और नहीं तो स्किन डिजीज़ का मैनिफेस्टेशन है पेशेंट में, जैसे रिकरेंट बॉयल हो रहा है, रिकरेंट एब्सेस हो रहा है, सल्फर जैसा सिम्टम है, तब हम जाके सिजेशियम जम्बुलेटम को प्रेफर करते हैं डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए। काफ़ी सारे पेशेंट है जिसका डायबिटीज़ है, उसको देखिएगा हाथ में, पाँव में, सिर में जलन होता है, इसे जलन, इसे बर्निंग, बार्निंग जैसा आपका सल्फर में मिलता है, जैसा कॉस्टिक में मिलता है, जैसा फास्फोरस में मिलता है, ऐसा अगर बर्निंग रहेगा डायबिटीज का साथ, तो आपका जो दवा चॉइस करना है, जो चूज करना है, जो जिसको आप लिखना है,
वो है सेफालोस्पोइन इंडिका एंड टिंचर। तब जाके ये काम करेगा। सेफालोस्पोइन इंडिका तब काम करेगा जब उनको जलन है, हाथ में, पाँव में, सिर में, जिधर मर्जी एक जलन है, तो डायबिटीज मेलिटस का इलाज इससे हो सकता है। और एक दवा है जो डायबिटीज के लिए हम लोग बहुत टेम्पटेशन का साथ हम लोग यूज करता है, वो है जिम्नेमा सिल्वास्टा। जिम्नेमा सिल्वास्टा भी इन टिंचर फॉर्म अच्छा काम करता है, लेकिन आप केस टेकिंग करके जब आपको थूजा कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, थूजा कॉन्स्टिट्यूशन प्लस डायबिटीज, ये दोनों मिलके जिम्नेमा सिल्वास्टा को सिलेक्ट करता है, तब जाके डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। ऐसा ही किसी का अगर पॉलीआर्थ्रल्जिया है, डिफरेंट जॉइंट में पेन है, ये शिफ्टिंग पॉलीआर्थ्रल्जिया भी हो सकता है। पॉलीआर्थ्रल्जिया है, साथ में डायबिटीज है, और जिस जो जो फीमेल पेशेंट है उनको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन भी है। अगर फीमेल पेशेंट है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन का साथ डायबिटीज है, तो आप कोशिश कीजिए एब्रोमा अगस्टा। एब्रोमा अगस्टा कैन बी, ये दवा आपका बहुत फायदा मिला सकता है। और मेल में जब जो पेशेंट है उनको पॉलीआर्थ्रल्जिया, ये गांठ में दर्द का साथ साथ अगर डायबिटीज है, ये एब्रोमा अगस्टा आप यूज कर सकता है। ऐसा ही बहुत सारा ऑलमोस्ट स्पेसिफिक एक निर्दिष्ट दवा है जिसका जो जो पेशेंट को, मरीज को देने के बाद इसको डायबिटीज का इलाज हो सकता है। हमारा टारगेट है डायबिटीज को कंट्रोल करना। हमारा टारगेट है सीकेडी, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है स्टेज 1 पे जो है, उनको स्टेज 1 में ही रख देना। स्टेज 1 से शुरू कर, जो हुआ है स्टेज 1 किडनी डिजीज हो गया है, उसको स्टेज 2 में ही जाएगा। इसको पूरा फ्री फ्रॉम किडनी डिजीज ये हो भी नहीं सकता है, नहीं होना का भी चांस है। तो ऐसा ही जो डायबिटीज को कंट्रोल किया, हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया, हम प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल किया, हम हिमाचुरिया को कंट्रोल किया, एक स्टेज 1 क्रॉनिक किडनी डिजीज में अगर हम इसको कंट्रोल कर सकता है, तो ये स्टेज 2 में जाने में बहुत बहुत टाइम लगेगा। ऐसा ही अगर किसी पेशेंट का रेनल ट्रांसप्लांट हो चुका है, उसको भी रेनल फंक्शन पूरी ठीक है, क्योंकि इनको ईजीएफआर माने एस्टिमेटेड जीएफआर जो है या 90 के ऊपर है। तो कोई पेशेंट का 90% और 90% के ऊपर अगर किसी का ईजीएफआर, कैलकुलेटेड जीएफआर, अगर एस्टिमेटेड जीएफआर अगर 90 ml पर मिनट से ज़्यादा होता है, तो किडनी का बारे में किसी का बीमार है ये पर्सन को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो जो कंडीशन है, प्रोटीन निकल रहा है, सिस्ट है, रेकरेंट यूटीआई हो रहा है, हिमाचुरिया हो रहा है, इसका कारण से इसको किडनी डिजीज स्टेज 1 भी मानना पड़ेगा हमको, क्योंकि इनसे इनको स्टेज 2 में ये चला जाएगा। जिसको रेनल ट्रांसप्लांट है उनको एक किडनी अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको असर ही नहीं पड़ रहा है शरीर में, ये किडनी बीमार है, इसको भी स्टेज 1 में हमको लाना पड़ेगा। किसी पर्सन का रिकरेंट रेनल स्टोन हो रहा है, किडनी स्टोन हो रहा है, ये हमारा देश में, हमारा हॉस्पिटल में, हमारा प्रैक्टिस में बहुत सारा पेशेंट आता है, किडनी में स्टोन है पेशेंट का। ये पेशेंट का किडनी स्टोन को जल्दी से जल्दी हमको ठीक कर लेना है, क्योंकि ये भी स्टेज 1 क्रॉनिक किडनी डिजीज है। तो किडनी स्टोन का बारे में हमारा जितना दवा है, स्टेज 1 में जो दवा है, तो वो दवा को हमको एप्लीकेशन में लाना है। इसको हमको हमें अगर आज्ञा मिले तो बोलना है जो सब दवा किडनी स्टोन में काम करता है, जैसे कि आपका थैलाप्सीबर्सा पास्टोरिस, जैसे कि आपका टेरिबिन, जैसे कि आपका लाइकोपोडियम, वैसा ही एक दवा है उसको बोलते हैं हम ऑसिमम कैन। ऑसिमम कैन इज अ तुलसी है, जो जिसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है एकदम ट्यूबरकुलिनम जैसा, इसमें हिमाचुरिया भी रहता है,
और ये हिमाचुरिया है किडनी स्टोन का कारण से। ये ऑसिमम कैन, अगर कोई मरीज अगर बहुत ज़्यादा दिन के लिए वो लेते रहेंगे तो उनको किडनी स्टोन बाहर एक्सपल्शन का बहुत सारा चांस है। किडनी स्टोन जल्दी से जल्दी निकल आएगा और पेशेंट का स्टेज 1 क्रॉनिक किडनी डिजीज का वो बाहर हो जाएगा। रिकरेंट स्टोन जिसका होता है उनको, उनमें से हम लोग थैलाप्सीबर्सा पास्टोरिस को ज़्यादा ध्यान देता है कि थैलाप्सीबर्सा पास्टोरिस रिकरेंट स्टोन को रुक सकता है। तो ये किडनी स्टोन को जो जो दवा आपका पता है वही सब दवा से किडनी स्टोन को जल्दी से जल्दी ठीक कर लेना है, नहीं तो स्टेज 1 किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज से वो स्टेज 2 में जाएगा, स्टेज 2 से वो 3 में जाएगा, जाने का बाद ये क्रॉनिक रेनल फेलियर में ये पेशेंट आ जाएगा। कोई पेशेंट का इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज है, इसके भी हमारा हमारा इस डिजीज को डायग्नोस करने में काफ़ी दिक्कत होता है। कभी कभी हमारा लगता है कि रेनल बायोप्सी करना चाहिए। रेनल बायोप्सी में पता चलता है जो पेशेंट का इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज है, तो हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जिससे ये पेशेंट का इलाज हो सकता है। कभी कभी लूपस होता है, जो एसीडी का पेशेंट का जो किडनी डैमेज होता है, तो पता नहीं चलता है, इसको यूरिया क्रिएटिनिन ठीक रहता है, बांड ठीक रहता है, बीयूएन बांड ठीक रहता है, तो हमें पता नहीं चलता है ये पेशेंट का स्टेज 1 किडनी डिजीज हो चुका है। तो हमारा उस टाइम पे डिजीज का कुछ इलाज होना चाहिए, इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज का इलाज होना चाहिए, और होके इनको इनको स्टेज 1 में ही रुक के रखना है। कोई कोई पेशेंट है जिसको रेनल सेल कार्सिनोमा है, जो एक लंप हो चुका है किडनी में, तो उसका बजाय से उसका एमआरआई में या सीटी स्कैन में एक लंप आया है। जब किडनी में कोई लंप आता है तो आपको ध्यान में रखना है ये रेनल सेल कार्सिनोमा होने का ही चांस ज़्यादा है। आपका चार्ट मिल जाएगा कितना साइज का बड़ा का स्टोन, कितना साइज बड़ा का मास, कितना परसेंट ऑफ रेनल सेल कार्सिनोमा का चांस है, उसका चार्ट भी हमें हमारा लिटरेचर में है। तो हमें रेनल अगर लंप मिलेगा तो हमको सोच लेना है पहला दिन ही कि ये रेनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ किसी का और वो पेशेंट का अगर कोई हिमाचुरिया हुआ, तो हमारा पास क्रोटोलास हॉरिडास के ऊपर कोई दवा रेडीमेड हमारा पास बोलने का नहीं है। रेनल सेल कार्सिनोमा का एक दवा जिसमें हिमाचुरिया रहता है वो है क्रोटेलास हॉरिडास इन हायर पोटेंसी। अगर हम इस्तेमाल करें तो उनका रेनल सेल कार्सिनोमा होने का चांस कम होगा, या ये किडनी जो लंप है उसका भी इलाज होते चलेगा। तो हमारा जो अगेन टारगेट है वो है स्टेज 1 क्रॉनिक किडनी डिजीज को कंट्रोल में रखना। हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको छोटा किडनी है, स्मॉल किडनी है, हॉर्स शूज टाइप ऑफ किडनी है, तो उनका भी स्टेज 1 में हम क्रॉनिक किडनी डिजीज का स्टेज 1 में रखते हैं। हमारा जो बोलना है स्टेज 1 क्रॉनिक किडनी डिजीज में जो सब बीमार है, हम जो डिजीज का बारे में बताना भूल गया वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जो किसी का अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो उनको भी क्रॉनिक किडनी डिजीज माना जाएगा अगर वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 3 महीना का ज़्यादा हमारा पेशेंट में है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का काफ़ी सारा अच्छा मेडिसिन है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हम इस्तेमाल करेंगे और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। आईजीए नेफ्रोपैथी भी ऐसा ही है जिसमें एंटीबॉडी का कारण से कुछ एंटीबॉडी का कारण से किडनी खराब होता है और वो पेशेंट का बाद में जाकर रेनल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो इनका भी प्राइमरी स्टेज में अगर आप इनको ठीक से ठीक दवा हम लोग सिलेक्शन करके दें तो उनको आईजीए नेफ्रोपैथी में भी काफ़ी सारा सुधार आ सकता है। हमारा टारगेट है जिसका सीकेडी स्टेज 1 हो चुका है उनको सीकेडी स्टेज 1 में ही रुकना है, उनको जीएफआर 90 और 90 को ऊपर ही रखना है। जितना हो सकता है ध्यान हम उसमें ही देना पड़ता है। कोई पेशेंट का रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, हमें पता है कि अगर किसी का बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन का साथ साथ हमारा यूरिन में
काफ़ी प्रोटीन आ रहा है, काफ़ी प्रोटीन हो रहा है, पस सेल आ रहा है, इसको यूरिनेशन में बर्निंग यूरिनेशन हो रहा है, नहीं भी हो सकता है। इसका फीवर आ रहा है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन जब यूरिन को हम रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परिमाण एल्बुमिन आ गया। हम लोग बोलते हैं सबसे ज़्यादा एल्बुमिन रहता है, वो दवा है टेरेबिंथ। टेरेबिंथ में सबसे ज़्यादा एल्बुमिन रहता है यूटीआई का कारण से। और हमें पता है जितना जलन होगा उतना कैंसर इज इंडिकेटेड है, जितना जलन होगा सर्सापेरिला इंडिकेटेड है। सर्सापेरिला का और एक अच्छा इंडिकेशन है, वो इंडिकेशन है जो किडनी स्टोन का साथ अगर यूटीआई हुआ, जैसे युवा उर्सी में है, किडनी स्टोन का साथ अगर जलन है तो सर्सापेरिला कैन बी, ये दवा सबसे ज़्यादा आप चॉइस में ला सकता है। तो ऐसे ही स्टेज 1 का जो सिम्टम है, तो ये सिम्टम अगर है तो हम ऐसे ही सारा सिम्टम का इलाज कर सकता है, सारा डिजीज का हम इलाज कर सकता है। ये चीज ध्यान में रखना है कि स्टेज 1 क्रॉनिक किडनी डिजीज में कोई भी सिम्टम नहीं रह सकता, कोई भी सिम्टम नहीं है, ना सूजन है, ना फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है, ना हिमाचूरिया है, ना यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन कुछ दिक्कत बहुत दिन आगे हो चुका था, उसका बाद काफ़ी सारा इन्वेस्टिगेशन करके अगर कोई भी क्लू मिला जो किडनी का कोई असर शरीर में है तो हम उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 1 में हम चलेंगे। ये था क्रॉनिक किडनी डिजीज का बारे में स्टेज 1 का। स्टेज 2 में ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, क्योंकि स्टेज 2 में होने के स्टेज 2 में जब आता है तब उसको ईजीएफआर कम होते जाता है। इनका हम लोग बोलते हैं 60 से शुरू करके 89 तक ईजीएफआर आया तो ये स्टेज 2 हो गया। मीन्स स्टेज 1 से ये स्टेज 2 में एडवांस हो गया। सारा कारण, सारा सिम्टम, सारा लक्षण स्टेज 1 जैसा ही रहेगा कि स्टेज 1 में नहीं मिलने का जो चांस था, ये स्टेज 2 में इसका हमारा ये सिम्टम मिलने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहता है, जिसमें ईजीएफआर कम हो गया, 90 से नीचे हो गया और 60 का ऊपर है। इसमें भी इलाज वैसे ही चलेगा जैसा हम बात करते रहा स्टेज 1 में। जिसका नेफ्राइटिस है उसका इलाज करना है। एक दवा हम स्टेज 1 में बात करने में भूल गया, वो है आपका अगर किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है और उनका साथ उनका नेफ्राइटिस भी है, तो हमारा जो ऑथेंटिक किताब है, जो बड़ा किताब है, उनके रेफरेंस में बोलना चाहता हूँ। जो एक दवा है जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज विथ रिमार्केबल नेफ्राइटिस, दैट मेडिसिन का नाम है कैलीक्लोरिकम। कैलीक्लोरिकम आप दे सकता है इसको। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में काफ़ी सारा सुधार आएगा। ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक फैमिली में 2-3 पर्सन का रहता है, होने का चांस है, तो सबका इलाज होने से अच्छा है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो इसका बारे में फैमिली का किसी का अगर कोई रूटीन टेस्ट करना है तो एक सोनोग्राफी करना है, जिसका ब्लड रिलेटेड है उनको सोनोग्राफी करके देखना है उनको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है कि नहीं। हम बात कर रहा था स्टेज 2 का बारे में, जिसमें ईजीएफआर काफ़ी कम हो गया। आज स्टेज 1 जैसा ही उनको सिम्टम फिर आ गया। इसको और ज़्यादा कंट्रोल में रखना है, इसको और ज़्यादा ध्यान में रखना है हमें। स्टेज 2 में जाके जो मिलता है, जो कोई पेशेंट को मिलता है जिसमें ओलिगोयूरिया चालू हो जाता है, माने यूरिन स्कैंटी होते चला जाता है, थोड़ा यूरिन कम हो रहा है, तो इस टाइम पे अगर किसी का यूरिन कम हो गया और उनको हिमाचूरिया हो रहा है, दोनों मिला के एक डार्क कलर यूरिन आता है, तो उस टाइम पे आपका जो दवा रहेगा वो दवा पोटेंसी में देना है। वो दवा का नाम है हेलीबोरस। ये हेलीबोरस अगर स्टेज 2 की क्रॉनिक किडनी डिजीज में जिसका स्कैंटी यूरिन हो रहा है, ओलिगोयूरिया हो रहा है, ओलिगोयूरिक क्रॉनिक किडनी डिजीज चल रहा है, तो उनका ये हेलीबोरस देने से ये जो लॉकडाउन जो सिनारियो है
किडनी का एन्यूरिया होने का चांस है, जो किडनी से यूरिन बन ही नहीं रहा है, साथ में उसका हिमाचूरिया यूटीआई का कारण से हो रहा है, उस टाइम पे अगर हेलीबोरस 36 या 200 में हम लोग जाएंगे तो पेशेंट का यूरिन आउटफ्लो थोड़ा काफ़ी सुधार हो सकता है। हम बात करेंगे स्टेज 2 का। बाद स्टेज 2 में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, स्टेज 3 में बोलना है। स्टेज 3 में जो स्टेज 1 में था उसका फॉरवर्ड हुआ स्टेज 2 में, और स्टेज 3 में जाके जो हमें ज़्यादा ध्यान देना है। स्टेज 3 में दो कैटेगरी है, स्टेज 3 ए एंड बी। एक है आपका 45 से 59 तक, एक है आपका 30 से 44 तक। तो ईजीएफआर और कम हो गया, ईजीएफआर और कम हो गया कि क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट है, इनको क्या इलाज होगा। हमें जो बोलना है, जो मैक्सिमम पेशेंट मरीज स्टेज 3 में आके जब उसको बर्न ज़्यादा हो गया, जब उसको यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा हो गया, क्रिएटिन लेवल 2.5 हो गया या 3 मिलीग्राम परसेंट हो गया, इसको यूरिया काफ़ी बढ़ गया है, इनको सूजन आना शुरू कर दिया है, इसका पाफीनेस ऑफ फेस है, इनको ओलिगोरिया हो रहा है, स्कैंटी यूरिन हो रहा है, ये पेशेंट का जितना किडनी में ध्यान देना चाहिए उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंस है इनको इस्चेमिक हार्ट डिजीज का इलाज होना चाहिए। क्योंकि स्टेज 3 क्रॉनिक किडनी डिजीज में पेशेंट जो मरीज है वो एक्सपायर कभी रेनल फेलियर का कारण से नहीं होता है, जो होता है वो है इस्चेमिक हार्ट डिजीज से। तो हमें जब क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट को मिला हमारा पास, तो हमें जो याद रखना है, जो ये खाली क्रॉनिक किडनी डिजीज का इलाज करेंगे उसमें ध्यान देंगे, ये नहीं होगा। हमारा ध्यान हार्ट हार्ट प्रॉब्लम के लिए देना है, वो है इस्चेमिक हार्ट डिजीज के लिए। इस्चेमिक हार्ट डिजीज के बारे में आज बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन जो दवा आता है हमारा पास इस्चेमिक हार्ट डिजीज के लिए, जो प्रिवेंटिव भी हो सकता है, जैसा आपको पता है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा, जैसा क्रेटेगस, जैसा लैक्टोडेक्टस, जैसा स्पाइचिलिया, जैसा आपका आइबेरिस, जैसा आपका आर्निका, जैसा आपका जो डिस्लिपिडियमिया में देता है, जिसका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, वो इनडायरेक्टली इस्चेमिक हार्ट डिजीज में ही काम करता है, जैसा आपका एलियम सटाइवा इन टिंचर, जैसा आपका मोरिंगा इन टिंचर जो डिस्लिपिडियम में ज़्यादा काम करता है, वो दवा आपका इस्तेमाल करना है इस्चेमिक हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। इस्चेमिक हार्ट डिजीज अगर प्रिवेंट होगा, आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 3, जब से आपका क्रॉनिक रेनल फेलियर बेसिकली चालू हुआ है, तो उस टाइम पे इनिशियल स्टेज में आपको दो तरह में ध्यान देना है। एक, किडनी को खराब होना का अरेस्ट करना, साथ साथ आपको कार्डियक हेल्थ को प्रोटेक्टेड रहना। कार्डियक हेल्थ हम बार बार लिपिड प्रोफाइल करेंगे, हम ब्लड शुगर चेक करेंगे, हम लिपिड प्रोफाइल चेक करने के बाद उसको लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाएंगे और पेशेंट के इस्चेमिक हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करेंगे कुछ होम्योपैथी दवा देने के बाद। इस बारे में एक चीज़ हमको बोलना है, जो काफ़ी सारा पेशेंट है, जो डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन में गया है, जो डायबिटिक पेशेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग में है, आपका पास आने का बाद आपने दवा जैसा ही चालू किया, या कॉन्स्टिट्यूशनल हो या आपका डिजीज स्पेसिफिक रेमेडी हो, आप जैसा ही चालू किया, आप देखते गया उनको शुगर लेवल दिन का दिन कम होते जा रहा है। तो डिक्रीज जरूरत ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग और इंसुलिन, इसका अगर डिक्रीज में चला गया, तो हम बहुत खुशी होता है कि पेशेंट का डायबिटीज का हम अच्छा कंट्रोल किया और ये पेशेंट डायबिटीज फ्री होने जा रहा है, क्योंकि पेशेंट का जितना इंसुलिन लगता था उतना इंसुलिन लेने से इसको हाइपोग्लाइसेमिक अटैक आ रहा है। मैंने इसको इंसुलिन को टेपर करके कम कर दिया, अभी देखो इनको इंसुलिन का जरूरत नहीं पड़ता है। ये बात खुशी होने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी डायबिटिक पेशेंट का जो इंसुलिन ले चुका है, जो पेशेंट आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग में काफ़ी दिन से है, उनको डायबिटीज़ कम होने का चांस तब है जब पेशेंट का डायबिटिक नेफ्रोपैथी चालू हो गया है।
जब डायबिटिक नेफ्रोपैथी चालू हो गया, जो दवा का बारे में हम लोग बार बार बात करते हैं वो है यूरेनियम नाइट्रिकम। ये स्टेज 3 में ही ज़्यादा आता है। जो बोलना चाह डिक्रीज डिमांड, जिसका डिमांड कम हो गया इंसुलिन का और हम हैप्पी हुआ, ये होना नहीं चाहिए। आपको याद रखना है, जो पेशेंट का उस टाइम पे बहुत इमाशिएशन हो जाएगा, पेशेंट का मसल बल्क कम हो जाएगा और पेशेंट का सूजन आना चालू हो जाएगा और पेशेंट का ये हाइपोग्लाइसेमिक अटैक आना चालू हुआ, इसका मतलब ये है कि पेशेंट का डायबिटिक नेफ्रोपैथी चालू हो गया, जो कि क्रॉनिक रेनल फेलियर का एक सूचना है। तो ये फेज में हमको जो दवा में ध्यान देना है वो है यूरेनियम नाइट्रिकम। यूरेनियम नाइट्रिकम का बारे में आपका सबको पता है, जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा रहता है और पेशेंट का सूजन होता है, एडिमा होता है, पेडल एडिमा होता है, क्योंकि कभी कभी एसाइटिस भी होता है, कभी कभी प्लूरल इफ्यूजन भी होता है, लेकिन पेशेंट का बहुत सारा इमासिएशन चाहिए। इस स्टेज में जाके पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करते हैं, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया क्रिएटिनिन नहीं भी मिल सकता है, खास करके आपका क्रिएटिनिन, क्योंकि पेशेंट का जितना इमासिएशन होगा उतना क्रिएटिनिन लेवल कम होने का चांस है। कैसा चांस है? क्रिएटिनिन इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम द मसल, मसल से ये क्रिएटिनिन आता है। अगर मसल ही कम है इमासिएशन का कारण से, तो इनको क्रिएटिनिन बढ़ेगा नहीं। इसके लिए हम लोग बोलते हैं, जो जिसका वजन 70 केजी है, उसका अगर 17 क्रिएटिनिन है वो ज्यादा अच्छा है ना, जिसका क्रिएटिनिन 3.5 है और उसका वजन 40 केजी है। तो इसका जिसका वजन 40 केजी है, 3.5 क्रिएटिनिन इज मोर डेंजरस देन 17। 17 से भी ज्यादा डेंजरस होता है जिसका वजन कम है, जिसका क्रिएटिनिन 3.5 है। तो ये सब डायबिटिक नेफ्रोपैथी का कारण से होता है। इंसुलिन का डिमांड कम होता है और हम लोग खुशी होने का कोई बात नहीं है। इनको जो याद रखना है, इसका और ध्यान से हमको ये पेशेंट को ट्रीटमेंट हमको देना है। तो हम जो बात कर रहा था, ये स्टेज 3 का जो कार्डियक कंप्लेन होता है। कार्डियक कंप्लेन में और एक कंप्लेन है, वो कंप्लेन है पीएनडी अटैक। जो लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होता है आपका स्टेज 3 से। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, उसको भी हम लोग काफ़ी अच्छा तरह से हम लोग सिम्टम देख के इलाज कर सकता है। जैसा जो सिम्टम जब रहता है, जिसका डिस्निया रहता है, जिसको ब्रेथलेसनेस रहता है, जिसको पैल्पिटेशन आता है, जिसको लोअर लिम्ब इडिमा हो सकता है, जिसको फेस में इडिमा हो सकता है, तो उनको हम लोग काफ़ी सारा सिम्टम देखता है। जैसा हम लोग हार्ट में ऑस्कल्टेट करके देख लेता है, जो उसको टैकीकार्डिया हाई की नहीं है, उसको कैडेंस हाई की नहीं है, इसका जो हम बोलते हैं इसको गैलप गैलप रिदम बोलता है, हार्ट में बहुत बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया रहता है और कभी कभी S3 S4 भी मिलता है हमारा। तो ये एक सिम्टम रहता है। और जो ब्लड प्रेशर रहता है वो, और जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होते जाता है ये पेशेंट का, और पेशेंट का जो रहता है वो है जो हार्ट जो पल्स बीट है, वो कभी बड़ा बीट कभी छोटा बीट, कभी बड़ा बीट कभी छोटा बीट, ऐसा होता चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्स ऑल्टरनेस। और कभी कभी ऑस्कल्टेट करके बेस ऑफ द लंग हम लोग ऑस्कल्टेट करके देखते हैं, जो पेशेंट का अगर बेसल कैपिटेशन है, तो ये तीनों मिला के हम लोग प्रिडिक्ट करता है ये पेशेंट का पीएनडी होने का चांस है। पीएनडी अटैक ऐसे है जैसा लगेगा आपका ब्रोंकियल अस्थमा हो रहा है, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट का जो स्टेज 3 में है, खास करके उनका अगर ब्रोंकियल अस्थमा जैसा स्पैज्म आया, तो आपका सोचना है ये ब्रोंकियल अस्थमा नहीं है, ये पीएनडी अटैक है, ये लेफ्ट हार्ट फेलियर है, इसको कुछ दवा अभी देना है जिसको डायूरेटिक एक्शन है। तो हार्ट का बारे में बहुत सारा ध्यान रखना है स्टेज 3 में जाके। रेनल फेलियर का रेनल फेलियर तो है ही, उसका साथ साथ हार्ट फेलियर का भी आपको बहुत सारा दवा देके उनको ख्याल में रखना है। अभी रहा आपका स्टेज 4। ये स्टेज 3 का फॉरवर्ड है, खास करके कुछ नहीं है। स्टेज 4 में जाके आपको जो मॉडर्न मेडिसिन में जो होता है, वो स्टेज 4 में खास करके जाने का बाद उसको असेसमेंट होता है और डॉक्टर साहब ने बोल देता है आप एक फिस्टुला बना लीजिए, इसको एवी फिस्टुला आप कुछ बना लीजिए, इनका वजह से आपका कभी भी डायलिसिस का जरूरत पड़ सकता है।
तो इस टाइम पे पेशेंट ने एवी फिस्टुला बनाता है, कभी कभी इमरजेंसी में नेक से भी कराता है, कभी कभी फ्यूमरल से भी हीमोडायलिसिस हम लोग करते हैं, कभी कभी प्लान करके पेरिटोनियल डायलिसिस भी चलता है पेशेंट को। तो स्टेज 4 माने इसको रिवर्स होने का कोई चांस नहीं है। पेशेंट का डायलिसिस में जाना पड़ा है, डायलिसिस में जाने का बाद कुछ पेशेंट का कुछ कुछ सिम्टोमोलॉजी सुधार आ रहा है, क्योंकि उससे डायलिसिस से पेशेंट का यूरिन आउट का सब्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं। लास्ट में जाके जो बात हम करेंगे ये है, अभी 10 मिनट बाकी है, काफ़ी जल्दी से हमको बात करना है। वो है स्टेज 1 2 3 बात कर लिया, 4 बात कर लिया, स्टेज 5। स्टेज 5 सीकेडी को हम लोग बोलते हैं एंड स्टेज रेनल डिजीज, जिसमें से हमको वापस जाने का कभी चांस नहीं है। इधर पेशेंट को रेनल ट्रांसप्लांट करना है, नहीं तो पेशेंट रेनल फेलियर में एक्सपायर करेगा। ये रेनल फेलियर में जब एक्सपायर करेगा, उसको हो सकता है इस्केमिक हार्ट डिजीज से पेशेंट एक्सपायर किया, हो सकता है पेशेंट पीएनडी अटैक से एक्सपायर किया, हो सकता है पेशेंट का जनरलाइज इडिमा इतना ज़्यादा हुआ उसका वजह से पेशेंट का मल्टी फैसेट कॉम्प्लिकेशन हुआ, तो उसका वजह से पेशेंट एक्सपायर किया। हमारा जो मॉनिटरिंग जो करना है इस टाइम पे वो है यूरिया क्रिएटिनिन, ईजीएफआर बंद करके हम लोग देखते हैं इनको कितना ज़्यादा किडनी डैमेज हुआ है। तो हमारा पास जो एंड स्टेज रेनल डिजीज का जो दवा है, इसका बारे में थोड़ा 2-4 दवा का बारे में बात नहीं करने से हमारा ये टॉक असंपूर्ण रहेगा। वो है जो आपका अगर कोई पेशेंट का स्टेज 5 रेनल फेलियर हो चुका है, जो पेशेंट का ईएसआरडी हो चुका है, जो पेशेंट का बोल दिया गया आप डायलिसिस लेते रहिए, जो पेशेंट का बोल दिया गया कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट कौन करना चाहिए, उस टाइम पे जाके कुछ सुधार लाने के लिए हम लोग का कुछ कुछ दवा है। इस दवा में जो गवर्न करता है, जो दवा कंट्रोल करता है, वो दवा है ठीक आर्सेनिक एल्बम जैसा सिम्टोमोलॉजी है वो दवा का, लेकिन ये दवा का डायूरेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। आर्सेनिक एल्बम जैसा सिम्टम है, इसका डिस्निया हो रहा है पेशेंट का, पेशेंट सो नहीं पा रहा है, पेशेंट को बैठा के रखना पड़ रहा है, और पेशेंट का लोअर लिम्ब में पेडल इडिमा हो चुका है, पेशेंट का हो सकता है एसाइटिस हो चुका है, पेशेंट का हो सकता है प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, पेशेंट डिस्ट्रेस में है। उस टाइम पे पेशेंट सफोकेटिंग फीलिंग कर रहा है, पेशेंट का लग रहा है आर्सेनिक एल्बम जैसा जो हम जिएगा नहीं, हमारा दिन खत्म हो चुका है, ऐसा फीलिंग पेशेंट का है। ट्रकीकार्डिया हो चुका है, ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, चारों तरफ एक खराब सिचुएशन चल रहा है। तो उस टाइम पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का बारे में हम सोच पाए तो बहुत अच्छा है, अगर सोच नहीं पाया तो हमारा जो दवा है वो है एरालिया हिस्पाडा। एरालिया हिस्पाडा इन टिंचर को देने से पेशेंट का बहुत सारा रिलीफ मिलेगा। इसी तरह कोई पेशेंट का इतना इडिमा हो चुका है, जनरलाइज्ड इडिमा दैट इज एनासर का पेशेंट का अगर हो चुका है, साथ में पेशेंट का टेस्टिस भी फूल चुका है, इसका हाइड्रोसिल हो चुका है, इतना ज़्यादा उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेनल फेलियर का वजह से पेशेंट का इडिमा हो चुका है, उस टाइम पे और एक दवा है दैट इज एम्पिलॉप्सिस। एम्पिलॉप्सिस हम लोग टिंचर में नहीं देंगे, हम एम्पिलॉप्सिस हम देते हैं 6 या 30 पोटेंसी में। ऐसा ही कोई पेशेंट का अगर ओलिगोरिया चलता रहा, पेशेंट का स्कैंटी यूरिन है, लेकिन सबसे अच्छा बात है कि इनको कुछ इडिमा नहीं है, तो वी गिव इन क्रॉनिक रेनल फेलियर विदाउट इडिमा। दुनिया में मेरा लगता है एक ही दवा है, वो है एल सेरम। एल सेरम हम देते हैं जो पेशेंट का ना कि खाली किडनी का वो ख्याल रखता है, ये हार्ट का भी ख्याल रखता है, हार्ट का खास करके इरेगुलर हार्ट बीट का ये ख्याल रखता है, जैसा कि डिजिटलिस रखता है। हम लोग डिजिटलिस और एल सेरम का फर्क इस तरह से करता है, जो एल सेरम में इडिमा नहीं रहता है और डिजिटलिस में इडिमा रहता है। इडिमा इरेगुलर हार्ट बीट जैसा आपका बहुत सारा दवा में मिलता है, जैसा ओरामाइड में मिलता है, जैसा डिजिटलिस में मिलता है, जैसा स्टॉफेंथस में मिलता है, ऐसा ही इरेगुलरिटी हार्ट बीट जैसा आप ईसीजी करेंगे बीपीसी मिलेगा, उसमें आपका इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट मिल गया तो आपका हिसाब रखना है जो
आपका जो किडनी डिजीज है उसका कारण से आपका ब्लड में पोटेशियम लेवल बढ़ गया है। आपको सबको पता है जो किसी का अगर पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा तो दैट इज उसका हम बोलता है हाइपरकैलेमिया। और हाइपरकैलेमिया जब पेशेंट का होगा वो इर्रेगुलर हार्ट बीट देगा, पेशेंट का एरिथमिया होगा, पेशेंट का डेथ हो सकता है इस एरिथमिया का कारण से। इसलिए पोटेशियम का कंट्रोल करना, जो सब्जी हम खाते हैं उसको काट के गर्म पानी में भिगा के रख के उसको बॉयल करके खाना बनाना है जिसमें से पोटेशियम कम होगा। नारियल पानी नहीं खाना है जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है। जो जो पका फल जो केला उसको नहीं खाना है, उसमें पोटेशियम ज़्यादा है। तो इस बारे में ये पोटेशियम का बारे में जो बोलना है वो है आपका क्रॉनिक रेनल फेलियर एडवांस स्टेज में पोटेशियम बार बार देखना है और उनको उसी तरह से खाना देके उनको पोटेशियम लेवल को कम करना है। एक बात बताना बहुत ज़रूरत है, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है स्टेज 5 में जाके आप देखिएगा पेशेंट का बहुत ईचिंग होता है। ये ईचिंग इसलिए होता है जो किडनी का कारण से हमारा ब्लड में जाके फॉस्फोरस और मैंगनीज ये आपको फॉस्फोरस और मैग्नीशियम ये ब्लड में ज़्यादा होता है, उसका कारण से ईचिंग होना चालू होता है। इस टाइम पे जाके जो पेशेंट इमासिएटेड हो चुका है, जो पेशेंट का इमासिएशन है प्लस वो पेशेंट का ईचिंग है, जो पेशेंट का ऐसा लगता है जो पेशेंट का एकदम स्लगिशनेस हो गया, इसका चलता ही नहीं है, इसका कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसको पानी पीने का इच्छा ही नहीं है, इनको खाना का कोई इच्छा ही नहीं है, इसका कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा है कि पेशेंट का मैनुअली निकालना पड़ रहा है साइलेशिया जैसा। इसको ये पेशेंट का बचपन से मीट का एवर्शन है, तो हम लोग सोचता है इज एल्यूमिना। इंटरकरेंट मेडिसिन इन क्रॉनिक किडनी डिजीज इज एल्यूमिना। और एक दवा है एल्यूमिना जैसा ही, वो है कॉक्सलिन, जिसका फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस है, जिसका फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री है। या पेशेंट खुद इन पास्ट आगे अतीत में ट्यूबरकुलोसिस में सफर किया है, उनका दवा है कॉक्सलिन। ये कॉक्सलिन देने से पेशेंट के किडनी फंक्शन में काफ़ी सुधार आता है। हम बात करेंगे और एक दवा के बारे में जो टिंचर में आप दे सकता है कोई पेशेंट का अगर कॉन्स्टिपेशन रहा क्रॉनिक रेनल फेलियर का साथ स्टेज 5 में खास करके, तो सेन्ना मदर टिंचर कैन बी अ ड्रग ऑफ चॉइस। ये ड्रग आप दे सकता है SENNA सेन्ना टिंचर। ऐसा ही कोई पेशेंट का क्रॉनिक रेनल फेलियर है जिसका बहुत उल्टी आ रहा है, जिसका बहुत नौशिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो उनका आप यूकलिप्टस टिंचर आप दे सकता है। यूकलिप्टस टिंचर आप दे सकता है जिसमें से पेशेंट का काफ़ी फायदा मिल सकता है। एक दवा बोल के हम ऐसा दवा बहुत दवा है जो हमारा टेस्टिंग करने का बाद ही वो आता है, जितना याद आया आप लोग का साथ मैंने शेयर किया। एक दवा का बारे में हम दो दवा का बारे में हम अगर बात नहीं करेगा तो ये ठीक नहीं रहेगा। टाइम भी अभी 4 मिनट है, इसका बीच में हमको बात करना है। एक दवा है वो है सबका पता है, इस लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आप सबका पता है, हम कैसा प्रिस्क्राइब करते हैं इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस बारे में हम बात करेंगे वो दवा का नाम है ट्रिबुलस टेरेस्टा। ट्रिबुलस टेरेस्टा क्रॉनिक रेनल फेलियर में बहुत अच्छा काम करता है, कोई भी स्टेज में हो, ये स्टेज 1 हो, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, ट्रिबुलस टेरेस्टा आप ट्राई कर सकता है। ट्रिबुलस टेरेस्टा का बहुत सारा सिम्टम है, उसमें से एक सिम्टम है इसमें यूरिन में जलन रहता है, कैंथेरिस सार्सापेरिडा जैसा। इसका लाइकोपोडियम जैसा इम्पोर्टेंसी रहता है, आगे से इनको एक बैकेक रहता है बर्गरिस जैसा, जो लो बैक पेन रहता है, और यूरिया क्रिएटिन काफ़ी ज़्यादा है। ये ट्रिबुलस टेरेस्टा प्री रेनल ट्रांसप्लांट, जिसको रेनल ट्रांसप्लांट होना है तो उनको अगर कुछ दिन ठीक रखना है तो ट्रिबुलस टेरेस्टा इम्पोर्टेंसी अगर आप देते जाइएगा तो पेशेंट का हाल ठीक रहेगा। हमने जो इन कंक्लूशन हमने जो बोलने का कोशिश किया, ये क्रॉनिक रेनल फेलियर, जो रेनल फेलियर एक दिन में नहीं होता है, ये रेनल फेलियर काफ़ी दिनों में होता है, और ये रेनल फेलियर अगर नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, इसका टारगेट लेके हम अगर ट्रीटमेंट करता है तो स्टेज 1 का ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेज 2 में जाके दो इट इज़ लेट, थोड़ा लेट हो गया, फिर भी इसमें कुछ चांसेस है
जो जिसको रेनल फेलियर का इनवाइट करने में थोड़ा डिलेड हो सकता है। लेकिन स्टेज 3 में अगर पेशेंट आ चुका है, उसका बाद पेशेंट का काफ़ी एडवांस, काफ़ी जल्दी उसको किडनी खराब हो जाता है। स्टेज 3 में जाके हमको ना केवल हमको किडनी का बारे में सोचना है, बल्कि हमको पेशेंट का हार्ट का बारे में वो सोचना है, क्योंकि पेशेंट के इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होता है इस टाइम पे, और नहीं तो पीएनडी अटैक होता है, पेशेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में पेशेंट एक्सपायर कर जाता है। स्टेज 4 में जब जो पेशेंट का डायलिसिस होने का प्लान है, जिसको एवी फिस्टुला होने का प्लान है, हम उसका साथ ही चलते हैं, क्योंकि उनको एवी फिस्टुला होना चाहिए, नहीं तो इमरजेंसी में फीमोरल या कैरोटिड से उनको जल्दी से जल्दी हमको हीमोडायलिसिस करना का ज़रूरत पड़ सकता है, विच इज़ पेनफुल, जिसमें काफ़ी दिक्कत है। स्टेज 5 में जाके हमारा जो सिम्टम होता है, उसमें स्टेज 4 जैसा ही हमारा, स्टेज 3 जैसा, 4 जैसा ही, और 5 में आके भी काफ़ी ध्यान रखना है। लेकिन कुछ कुछ दवा है जो स्टेज 5 में पेशेंट को काफ़ी इलाज हो सकता है, सिम्टोमेटिक इलाज हो सकता है, जिसका बारे में हम बातचीत किया आपको। आपका साथ 1 घंटा रह के बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सहानी का बहुत धन्यवाद। एंटायर इन फोरम को, फोरम, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी का सभी सदस्यों का मेरा प्रणाम, मेरा श्रद्धांजलि आपको। आप सुस्त रहिए और अच्छा से इलाज कीजिए, हमारा होम्योपैथी का रोशन कीजिए, इसी आशा लेके मेरा वाक्य का विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर, रेनल फेलियर पर आपने थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन दिया है, और आपका इतना अच्छा अनुभव है। और मैं तो सभी को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको एनआईएच में जा करके देखिए कि कितना होम्योपैथी आगे बढ़ गया है, और अभी जितना भी मेडिकल इसका होम्योपैथी का पूरे दुनिया के लिए एक नमूना बन गया है ना, दुनिया के लिए थैंक यू तो सर। नमूना की जगह है। थैंक यू सभी सर। को आना चाहिए, और आज का सेशन में लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लर्निंग है। और क्योंकि इस तरह से आपका अपना होम्योपैथी के प्रति लगाव है, जो कि बार बार हम लोग के बुलाने पर आप आ जाते हैं, ये बहुत जी आपका महानता है। हम जी आपको सर। इसके लिए काफ़ी धन्यवाद देते हैं, और उम्मीद करते हैं हम लोग को फिर आगे के आने वाले आप इंग्लिश सेशन में भी आएंगे सर। जी सर, जी सर, आप बोलिए, आप कभी भी बोलिए हमको। मैं बोलता हूँ सर, इंग्लिश सेशन के लिए मैं 1-2 दिन में आपसे बात कर लेता हूँ सर जी। श्योर सर, श्योर। तो हम लोग का सेशन अभी 1 मिनट है। जी जी सर, जी सर, आप ये प्लेटफॉर्म में काफ़ी मेंटेन होता है टाइम का, ये हमको पता है। नहीं, और फिर हम लोग का 9 बजे 8 बज गया ना, तो इंग्लिश सेशन चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा। जी सर, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अंकिता जी, अंकिता जी सर को क्लोजिंग रिमार्क्स कीजिए अंकिता जी जी। सर। या जी सर। और इसी के साथ हमारा हिंदी सेशन अब समाप्त हो रहा है, 1 मिनट बाकी है। किन्हीं का कोई प्रश्न है? आप क्लोज कर दीजिए, समय नहीं है। ओके सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसे ही हमारे आईएफएच के प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें और हमारे साथ अपना ज्ञानवर्धन करते रहें। और थैंक यू सो मच सर। और अगला सेशन अब हमारा इंग्लिश में है, जो कि 8 बजे से 9 बजे तक होगा। और उसके लिए मैं डॉक्टर धनेश सर को माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी। ओवर टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर अंकिता, थैंक यू डॉक्टर सहानी, थैंक यू सो मच।